अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, आज मेरा ख्याल है मुतनाज़ तरीन दिन होगा क्रिकेटिंग हिस्ट्री का, जब इस तरह का वर्ल्ड कप होने जा रहा है कि एक टीम को रिप्लेस करके स्कॉटलैंड को डाल दिया गया। आईसीसी ने जिस तरह का फैसला किया बांग्लादेश के साथ, मेरा ख्याल है बैनुल अक़वामी तौर पर जिस तरह से रिएक्शंस उस पर आ रहे हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, लोग अपने अपने हवाले से तासुरात रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबका ये मानना है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है। हम भी ये मानते हैं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। जब इंडिया को यह हक हासिल रहा है 10 सालों में कि जी वो बायलैटरल सीरीज खेलें भी ना, पैसे भी खा जाएं हमारे चोरों की तरह, और जब उनसे पैसे मांगने वहाँ पर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जाएं और कहें जी बायलैटरल सीरीज खेलें, उनको उसी दफ्तर में बीजेपी के गुंडे बुलाकर हिरासा किया जाए। ये हाल था इन लोगों का। और उस वक्त के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, वो वहाँ गए, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनसे बात की। वो वैसे ही बड़े पोलाइट आदमी थे, नवाब फैमिली से, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की, लेकिन ये किसी की बात नहीं समझे। फिर 10 साल के अरसे में पाकिस्तान में क्रिकेट को तबाह करना, पाकिस्तान में बाकी मामला, पॉलिटिकली दहशतगर्दी करवाने, सब करते रहे, लेकिन क्रिकेट को इस खित्ते में तबाह करते रहे। इस हद तक तबाह किया कि पाकिस्तान से क्रिकेट बाहर ले गए, इन्होंने इजारादारी की, बिग 3 बनाया। पाकिस्तान ने पहले तो अपनी क्रिकेट की साख को बहाल किया, फिर अपनी क्रिकेट टीम को एम्पावर किया, फिर मिसबा जैसे कप्तान, सरफराज अहमद जैसे कप्तानों ने इस टीम को संभाला, यूनुस खान जैसे कप्तानों ने T20 का वर्ल्ड कप जितवाया, शाहिद आफरीदी हों, हफीज़ हों, उमर गुल हों, मोहम्मद आमिर हों, मोहम्मद आसिफ हों, सलमान बट भी इंक्लूडिंग, और फिर बाबर आजम, शादाब, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ भी, और ये लौट आई जिसने फिर राज किया दुनिया पर और बड़ा एक प्रॉस्पेक्ट बनाया क्रिकेट का। पाकिस्तान T20 में भी, पाकिस्तान वनडे में भी, पाकिस्तान टेस्ट में भी दुनिया की टॉप 3 टीम्स का हिस्सा रहा। इतनी रिजिलियंट कौम। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए करता हूँ कि हमें पता हो हमने क्रिकेट को क्या दिया और आपको भी पता हो। फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट लौटी और फिर पाकिस्तान ने बिग 3 से भी जान छुड़वाई इस पूरी दुनिया की, और फिर देखा कि पाकिस्तान ने अपने आप को बतौर, चूंकि हम ताकतवर बोर्ड थे, मनवाया। मोहसिन नकवी साहब ने कमांड संभाली और फिर किक किया इंडिया को कि अब यकतरफा फैसले नहीं होंगे, आप आएंगे तो हम आएंगे, भाई सीधी बात है। पहले उन्होंने ना की, फिर हमने उनको घुटने पे ले आए। अब बांग्लादेश के साथ उन्होंने यही किया, चूंकि एक कमज़ोर बोर्ड था तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और लोगों को अपनी तरफ मिलाया। हम साथ खड़े हैं और आज दिन तक साथ खड़े हैं। जाना ना जाने वाली बात अपनी जगह, बायकॉट की बात अपनी जगह, ये सब पर हम अलग बात करें। पहले ज़रा बांग्लादेश को रिप्लेस स्कॉटलैंड ने किया। क्या इफ़ेक्टिवनेस होगी इस वर्ल्ड कप की कि इफ़ेक्टिवनेस देखें, स्कॉटलैंड बांग्लादेश को रिप्लेस करी। फिर जी बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े बड़े फैसले हुए हैं, चूँकि पूरी दुनिया में इसकी ज़्यादा बात हो रही है तो हम इस पर करेंगे। ऑक्शन के हवाले से बड़ी डिटेल बात, ड्राफ्ट के हवाले से, सिंगल साइनिंग के हवाले से, डायरेक्ट साइनिंग जो होगी उसके हवाले से, फिर प्लेयर ऑक्शन होने जा रहा है 11 फरवरी को, ये भी खबर आ गई, ये भी इतलात आ गई, डेट भी आ गई। बेस प्राइस क्या रखी गई उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे, वो हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने रखेंगे इन सारी चीज़ों पर। और पाकिस्तान के स्क्वाड पे ये बहुत ज़रूरी होगा, जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया है उस पर बात ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बड़ी डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद हमाद सिद्दीकी, जो कि ख़ुद साबिका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, ख़ुद एक बड़ा शानदार शो करते हैं। साथ ही साथ फ़ाहद लियाकत, जो कि साबिक क्रिकेटर हैं और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारा रेगुलर हिस्सा वसी शाह ने भी। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। पहले ज़रा अहमद भाई, ये जो बांग्लादेश के साथ हुआ, स्कॉटलैंड को रिप्लेस किया, कितनी बायसनेस नज़र आ रही है आईसीसी में, और पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ खिलाड़ी इस पर बात करते दिखाई दे रहे हैं और सारे ही इसको अच्छा नहीं मान रहे और कह रहे हैं जी क्रिकेट के साथ तो ये कुछ और ही शुरू हो गया। थैंक यू इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने आगाज में खुद ही कहा कि इंडिया जब भी नहीं खेलता, जो भी बायलैटरल सीरीज है, जो आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में जो स्केड्यूल 10 ईयर्स का अनाउंस हुआ हुआ है, वो उसको नहीं फुलफिल कर रहा। तो उसको एक तरह से आपने इजाज़त दी है, वो नहीं खेलेगा। लेकिन बाकी मुल्क को अगर वो अपना कोई कंसर्न लेकर आते हैं कि उनके सिक्योरिटी कंसर्न हैं जिस तरह उनकी, और वो नहीं खेलना चाहते भारत जाके,
तो वहां आपका डबल स्टैंडर्ड आ जाता है कि आप एक टीम को कह रहे हैं कि ठीक है आपकी मर्जी के हिसाब से स्केड्यूल होगा, आप खेले या न खेले, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसी टीम जिस तरह बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, अगर वो अपनी आवाज उठाता है, अपने मैं कम मौकफ सही उनका जो कि इंसाफ पर मबनी हो, तो वहां आपको डबल स्टैंडर्ड नजर आ जाता है कि नहीं, अगर आप नहीं शिरकत करेंगे तो वोटिंग करवा दी गई, आईसीसी ने वोटिंग करवाई और उसमें हमें नजर आया कि सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश इस तरफ खड़े थे और बाकी 10 ममालिक ने आईसीसी के हक में फैसला दिया। और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि बांग्लादेश की जगह आपने स्कॉटलैंड को इस टूर्नामेंट में शामिल कर लिया। खबर ये भी है सोशल मीडिया पे कि अगर पाकिस्तान ना खेला, लेट्स से पाकिस्तान बायकॉट कर लेता है इस टूर्नामेंट का, तो पाकिस्तान की जगह नंबर 22वें नंबर की टीम युगांडा की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में खेलती है आपको नजर। तो फिर कैसा टूर्नामेंट होगा कि दो रवायती हरीफ, पाकिस्तान और भारत का मैच जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है मेगा इवेंट्स में, और वो अगर ना हो और तो फिर क्या होगा। एक टीजर बीच में दे देता हूं अहमद भाई, बड़ी रियलिस्टिक खबर। एक बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी घुटनों पर आई हुई है इस वक्त, और उसने बाकायदा तौर पे थ्रेट किया बीसीसीआई को कि भाई ये हमारे बस से बाहर हो जाएगा, अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो ये हमारे बस से बाहर हो जाएगा, और पाकिस्तान के बगैर या पाकिस्तान के बायकॉट के साथ ये मामला आगे बढ़ा तो ये वर्ल्ड कप तो बिल्कुल ही बेमानी हो जाएगा। तो सोचिए कि अहमियत पाकिस्तान की, हम हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान को अपनी अहमियत जानने की जरूरत है, मोहसिन नकवी साहब ने करके दिखाया। अब आते हैं स्कॉटलैंड, क्या रिप्लेसमेंट इतनी ताकतवर है अहमद भाई कि लोग देखें, लोग जाएं? देखिए स्कॉटलैंड की अगर मेरिट पे देखा जाए, पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखी जाए तो कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। देखें बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, आयरलैंड, ये तकरीबन एक ही मेयार की टीमें हैं। देखिए हम इसके स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो टीम डिजर्विंग है, जिसको राइट था, अगर उनके रिजर्वेशन हैं तो आपको उनको एड्रेस करना चाहिए, आपको उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए, बजाय इसके कि आपने वोटिंग करवा के उस टीम को टूर्नामेंट से ही आउट कर दिया। कि ये एक नई रीत डाली जा रही है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपको खिलाएंगे नहीं टूर्नामेंट। तो ये खत्म होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए एहतजाज रजिस्टर कराने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ब्लैक बैंड पहन के मैच खेल सकते हैं, आप अपना एहतजाज रजिस्टर करवा सकते हैं। आप जिस तरह वो हैंड शेक नहीं करते, वो इंडिया एहतजाज रजिस्टर कराता है अगेंस्ट पाकिस्तान, हालांकि गलती हर फोरम पे उन्हीं की डिक्लेयर होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी टीम को उसका जो हक है उससे बिल्कुल भी नहीं आप निकाल सकते। आप ये ज्यादती है, और एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए इस वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान कितना ब्रेव डिसीजन कर सकता है, जैसा मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा भी कि हम बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, हम उसके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अब आज फैसला होना है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की, उसमें यह फैसला होगा कि आया पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में शिरकत करने जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या पाकिस्तान अगर शिरकत कर रहा है तो भारत वाले मैच को पाकिस्तान बायकॉट करेगा? मेरी इत्तलात ये शिरकत तो करेगा, लेकिन कोई प्लान भी है जिस पर हमने मामलात को आगे बढ़ाना है? नहीं, उसमें यही है ना कि क्या पाकिस्तान भारत वाला मैच बायकॉट करके बाकी तमाम मैचेस खेलेगा, या फिर पाकिस्तान अगर मैच में शिरकत भी कर रहा है तो बाजू पे स्याह पट्टी बांध के मैच खेलेगा, अपना एहतजाज रजिस्टर कराएगा, मैच खेले। और आइसिंग ऑन द केक क्या होगा कि पाकिस्तान तमाम एहतजाज रजिस्टर कराते हुए भारत को शिकस्त दे। मैं कहता हूँ बायकॉट ना करे, जरूर उस पर डेंट पड़ेगा ब्रॉडकास्टर्स को, जैसा आपने कहा कि एक ब्रॉडकास्टर जो है वो घुटने टेक चुका है, उस पर डेंट जरूर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं टूर्नामेंट की वो डिग्निटी और ऑनर वाली बात जो है ना वो कायम रहनी चाहिए, जो कि अभी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करके बिल्कुल भी नहीं नजर आई। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड तमाम एसोसिएट मेंबर्स की नुमाइंदगी करता है, बजाय इसके कि सिर्फ एक बोर्ड जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसकी मनमानी है, उसकी मोनोपोली आपको नजर आती है। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि घर में अगर कोई बच्चा कमाऊ पूत है तो उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होता है, तो अभी आपको ज्यादातर यही नजर आ रहा है कि बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल। लेकिन ना बड़ी अजीब बात यह है इस सारी चीज में ना, एक जेंटलमैन गेम का सेगा था इसके साथ, क्रिकेट के साथ। वसी ये चीज बड़ी डिस्टर्ब हुई है। आप जेंटलमैन गेम कहते हो, जेंटलमैन गेम में ये कभी नहीं देखा, दो टीमों की रिवलरी जितनी मर्जी हो, पाकिस्तान भारत हमेशा खेलते आए। ये तो इस वक्त इनकी गवर्नमेंट इतनी बायस गवर्नमेंट है, वो इस कदर अपने बोर्ड भी इनका इतना बायस हो चुका हुआ है। और आईसीसी का रोल, मुझे तो इस पर बड़ा शक है। आईसीसी अपनी साख खो रही है, और मैं आपको बताऊं कोई बईद नहीं है कि आईसीसी इसी तरह अपनी साख को नुकसान पहुंचाती रहे तो कल को हमको पैरेलल बॉडी खड़ी होता, आज तो नहीं लेकिन कल को हमको पैरेलल बॉडी खड़ी होता ना देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अहमद भाई ने बहुत एलेबरेट कर लिया इस चीज़ को।
लेकिन देखें इसके दो पैराए हैं। एक चीज़ ये है कि इंडिया ने ये आईसीसी जो है इसको मैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहता। कमाऊ पूत वाली बात आई तो आपको याद होगा कि 2023 में जब पाकिस्तान लड़ा था रेवेन्यू शेयरिंग वाले मॉडल के ऊपर, तो पाकिस्तान का साथ किसी ने नहीं दिया था, बांग्लादेश ने भी नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, तो वी हैव अ हिस्ट्री विद बांग्लादेश एज वेल, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ज्यादती हुई, हम उनके साथ हैं, हमने आईसीसी को लेटर भी लिखा, हमारे चेयरमैन पीसीबी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, उन्होंने अगर प्रेस कुछ कह रहे हैं जी अहमद भाई। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, उस वक्त बांग्लादेश में हुकूमत कौन सी थी? हाँ जी बिल्कुल, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। रिजीम चेंज के बाद भी दो वाकयात ऐसे हुए कि वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी चैंपियंस ट्रॉफी जब मामला हुआ तो उसमें भी बांग्लादेश ने किसको वोट किया? इंडिया को वोट किया। फिर उसके बाद ये अभी जंग के दिनों की बात है, फैसलाबाद में हमने T20s करवाने थे, तो बांग्लादेश ने क्या कहा कि हमारे या यूएई में मुंतकिल कर दें, यहाँ हम आ ही नहीं रहे। तो फिर वो 3-4 दिन के ताखीर से लाहौर में 3 T20 इंटरनेशनल्स हुए थे। तो रिजीम और हुकूमत की बातें ना करें। 2012 में मुझे आज भी याद है कि जब हमारे मैदान 3-4 साल से सुने थे, तो इन्होंने हमें कमिट करके ये हमारे मुल्क में नहीं आए। और इससे बेटर श्रीलंका ने श्रीलंका हमारे साथ दिया, जिम्बाब्वे ने साथ दिया उस वक्त। देखें, टेस्ट प्लेइंग नेशन वही आई श्रीलंका, जिसने जहां पे मतलब टेस्ट खेलने के लिए जिन पे हमला हुआ था। तो वी शुड कंसिडर दैट एज वेल। हमने जितना करना था बांग्लादेश के साथ, हमने लेटर भी लिख दिया, हमने उनके एहतजाज भी कर दिया, और फिर 16 में से 2 वोट्स हमारे थे ना, एक और एक हमारा। चलें वो तो ना गिने ना, अपने हक में तो वोट देना ही देना है। यानी उन्हें 1 वोट मिला, किसका मिला? पाकिस्तान का मिला। सो दिस शुड बी कंसिडर्ड कि हमने उनके साथ जितना करना था। आईसीसी को लेटर भी लिखा, चेयरमैन पीसीबी ने बयान भी दे दिया, और फिर उसके ऊपर भी ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि आज मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम से मिल रहे हैं, प्रेशर पड़ा है ब्रॉडकास्टर्स का, स्पॉन्सर्स का। अगर ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर 10 रुपए पूरे वर्ल्ड कप से कमाए जाते हैं, तो आईसीसी 6 रुपए अकेले पाकिस्तान इंडिया के मैच से कमाती है। और तो मैं हमेशा कहता हूं, आप ये बहुत अच्छी आप लोगों ने देखिए, ये पाकिस्तान इंडिया मैच है। जब वो पहले हमें कहते थे ना, जो निकला है ना पाकिस्तान, ऐसे ही है। अब तब पता चला है ना तो कि कैसे होता ये चीज है। हम ज्यादा से ज्यादा हम ये चीज कर सकते हैं कि हम एहतजाज कर सकते हैं, और एहतजाज एक हो गया। दूसरा ये है, जैसे अहमद भाई ने कहा कि आप वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ जो मैच खेल रहे हैं उसमें काली पट्टियां बांधें, ठीक है, और फिर सोने पे सुहागा ये होगा कि जब हम उन्हें हरा देंगे। और फिर दूसरी चीज ये है कि मैं तो बायकॉट के भी हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं मैच का बायकॉट नहीं करना। यू हैव टू प्ले। आप खेलेंगे नहीं तो कैसे आपका? ठीक है, बांग्लादेश ने किया, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। पाकिस्तान रिप्लेस होने वाला भी नहीं है इतना आसानी से। ये भी मैं आपको माइंड, लेकिन हमने जितना बांग्लादेश के साथ करना था, हमने उनकी रविश को नहीं कहा। जो अभी कहते हैं ना कि हसीना वाजिद रिजीम, उसके बाद भी 2 वाकयात हो चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वाले भी, और उसके बाद ये अभी जंग के बाद। लेकिन हमने इनका भरपूर, वो भी कह रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका, अच्छी बात ये है, वो भी मान रहे हैं। दूसरा ये कि जब एशिया कप की मीटिंग होनी थी, बांग्लादेश में होने नहीं देता था भारत, पहले भी नहीं होने देता था जी। वो करवाई मोहसिन नकवी साहब ने, और वहां पर भी घुटनों पे लेकर आए ना भारत के लोग भी। उसी मीटिंग में हुआ ना एशिया कप, सारा कुछ हुआ। तो नो डाउट हमने ये काम किया। फहद, जरा इस वक्त स्कॉटलैंड और बांग्लादेश का जिक्र छिड़ा है, चूंकि बहुत ज्यादा बात हो रही है। पहले मैं चाहूंगा इस पर हम बात करें। स्कॉटलैंड रिप्लेस कर दिया उन्होंने बांग्लादेश को, नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ है, पर एक होती है व्यूवरशिप। जो बांग्लादेश की अटैचमेंट है क्रिकेट के साथ, वो स्कॉटलैंड की अटैचमेंट इसलिए नहीं है, वो मल्टीपल गेम्स का मुल्क है, और वहां डिफरेंट गेम्स को बहुत ज्यादा अहमियत है, इंक्लूडिंग फुटबॉल, ओलंपिक्स के दीगर गेम्स, विंटर गेम्स, हॉकी और चीजें। लेकिन यहां चूंकि क्रिकेटिंग नेशन की बात हो रही है, ये प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशन है 20-22 सालों से, तो क्रिकेटिंग नेशन के तौर पे बांग्लादेश को उसका राइट था कि आईसीसी उसके हवाले से कोई बेहतर क्या मसला था, जहां पाकिस्तान के मैचेस हैं वो भी करा लेते। थैंक यू इरफान भाई। देखिए, ये बात मैं करने लगा था जो आपने खुद कर दी है कि इस सिनेरियो के अंदर जो है ना, ये जरूरी या ये डिपेंड नहीं करता है कि जो टीम बांग्लादेश की जगह आपने रखी है वो कितनी अच्छी है या बुरी है। आप तो सारी गेम है व्यूअरशिप की। जिस तरह आप लोगों ने आगे बोला कि उनका एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर जो है वो हमारे पैरों में गिर गया है। वो पैरों में क्यों गिर रहा है? सारी बात है व्यूअरशिप की। अब हमें ना इस सिनेरियो को बड़ी, अब
टेक्निकली यूज करना चाहिए कि हमारी गोली भी जाया ना हो और अगले का सर भी फट जाए। बहुत अच्छे। मैं तो इसमें ये चाहता हूं, ठीक है। और स्कॉटलैंड का और बांग्लादेश का देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ व्यूअरशिप। अभी तो बांग्लादेश पे ना एक्चुअली उनको गुस्सा बहुत ज्यादा है। वो इसी तरह का गुस्सा है उनको कि जिस तरह आप अपना आपका मुलाजिम जो है ना वो आपको छोड़ के और साथ वालों के घर नौकरी कर ले, तो इंसान को बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि यार ये 10-15 साल से मेरा नौकर था, मैंने इसको बड़ा ट्रेन किया, ठीक है, इस पे टाइम सर्व किया, और ये छोड़ के तो साथ वाले घर के मुलाजिम लग गए। और उनको ना ये तकलीफ हुई है बांग्लादेश से। ये सारा कसूर इंडिया का है। देखिए, एरोगेंस आगे भी बोल चुका हूं, स्टबननेस जो होती है वो बंद गली में ले आती है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई मुल्क हो, चाहे कोई बोर्ड हो। ये क्रिकेट है भाई, इसको तबाह बर्बाद कर दी है सारों ने मिलके। आई एम सॉरी टू से, ये क्रिकेट का तमाशा बन गया है और कुछ भी नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिकेट की ना व्यूअरशिप खत्म होनी शुरू हो जाएगी, स्पेशली इन कंट्रीज की। ऑलरेडी अगर मैं आजकल देख रहा हूं, जो यंग बच्चे हैं आपके पता है वो इतने ज्यादा सॉकर में और फुटबॉल में इन्वॉल्व हो गए हैं। वो आपकी ये क्रिकेट की लीग्स नहीं देख रहे हैं, वो चैंपियन लीग देखते हैं। हम्म। मैं बहुत सारे, खास तौर पे ये जो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं सही कह 9वीं रहे के हैं, उनका बच्चे, फुटबॉल की तरफ बहुत रुझान बढ़ा है और खास तौर उनका पे फुटबॉल यूरोपा की और तरफ ये रुझान लीग चला से। गया। अच्छा, फुटबॉल का पाकिस्तान में अभी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, अभी कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब बच्चा आपका जिसको क्रिकेट देखनी चाहिए थी वो देख फुटबॉल रहा है, हम्म। और अंदर से ये सोचता है कि जी मैं क्रिकेटर बन जाऊं, क्योंकि फुटबॉल का फ्यूचर नहीं है। हम्म। तो ये बेसिकली एक क्योस है। आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देनी चाहिए, बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी, क्योंकि दुनिया में मेरा ख्याल है कि अभी तक सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो इन्हीं तीनों टीमों की है, मोर देन ऑस्ट्रेलिया, मोर देन इंग्लैंड। आप उनकी आबादियां तो देख लें, उनकी पूरे पूरे मुल्क की जितनी आबादी है, मेरा ख्याल है हमारे एक एक सूबे की या एक एक शहर की आबादी है। तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ये सही है। बात आईसीसी को सोचनी चाहिए। या तो वही बात कि भाई आप आईसीसी सिर्फ इंडिया के लिए रहने दें और बाकी मुल्क मिलके जो है ना वो कोई और बॉडी बना लेते हैं। अब मैं मुझे इस पे जो ना थोड़ी सी रेजर्वेशंस ये हैं कि हमें कुछ और मुल्कों को भी अपने साथ मिलाना चाहिए। कम से कम वो फ्रंट पे ना आए, वो बैक पे रह के तो हमारी हेल्प करें ना। श्रीलंका को आना चाहिए। श्रीलंका की हमने इतनी हेल्प की है, श्रीलंका ने हमारी भी हेल्प की है कि सर वो हमने पिछले वेस्ट दिनों में इंडीज की खेलने कम आए हेल्प हैं। की है। हमने वेस्ट इंडीज की भी बड़ी हेल्प की है, लेकिन वो जब वक्त जी आता है ना तो वो जी। आईपीएल को देखकर पहले बहुत सारे लोग वहां जाते थे, अब तो इसमें पीएसएल एक ड्राफ्ट शुरू पॉइंट हुआ है है जी। मेरा, जो आपने आगे बात की सलान भाई, कि ब्रॉडकास्टर जो है वो हमारे पैरों में गिर रहा है। हमें ब्रॉडकास्टर का मुंह नहीं देखना है। वो पैरों में गिरे लेटे जो मर्जी करे, वो इस टाइम पैरों में इसलिए गिर रहा है कि वो अपने पैसे देख रहा है ना। जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा वो आपका ब्रॉडकास्टर नहीं है, वो उन्हीं का है। इसलिए ब्रॉडकास्टर को तो बिल्कुल भी सर लिफ्ट हम किसी कराने का की। मतलब नहीं, एक चीज आपने जो कही ना कि बाकी बोर्ड्स और ये जो लॉबिंग होती है कितनी जरूरी होती है। अहमद भाई, लॉबिंग हमने, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद मैंने बड़ी तगड़ी देखी, आपने इसको कवर करते हैं, हमने देखा। अगर हमने घुटनों पर ले आए थे ना इंडिया को, उसकी वजह ये थी कि हम अकेले तो थे नहीं, हमने अकेले ने काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जो बाकी मुल्क हैं जिन्हें पता है कि पाकिस्तान इलीट क्रिकेटिंग कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इलीट क्रिकेटिंग कंट्री है, हम कुछ छोटे मुल्कों में तो आते नहीं हैं। हमारा स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, हमारी टीम बड़ी तगड़ी है, हमारे सुपरस्टार्स बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस टाइम अगर कोई फैसला करता या जो भी मूव लेता है वो अकेले नहीं होगा, पीछे बैक पे बड़ी अच्छी तगड़ी लॉबिंग मौजूद है। देखिए असलान, रजिस्टर कराना था आपको प्रोटेस्ट, वो आपने करा दिया और दुनिया ने देख भी लिया। तो मैं ख्याल से पाकिस्तान को पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। हाँ, ग्राउंड में आप दोबारा अपना प्रोटेस्ट जो रजिस्टर कराएं, जैसे मैंने कहा कि ब्लैक बैंड पहन कर जाएं और अपनी गेम पे फोकस रहें। देखिए ये चीजें जो है ना वो बोर्ड को निपटानी है। प्लेयर्स जो है ना
वो मैच खेलने जाता है जीतने के लिए। हाँ, उसमें हार जीत दोनों हो सकती है, लेकिन जब इतने हीट अप हो चुका है ये इशू, तो फिर वो कहते हैं ना कि प्लेयर्स को भी थोड़ा एकदम और लगाना पड़ेगा कि अब इज्जत और बेइज्जती का मामला आ गया है। अब मैच को हर हालत में जीतना है, जहां आप पहले 100% देते ही होंगे, लेकिन अब जरा कोशिश करें 200% पे जरा जाएं, जरा एक एक बॉल पे। ये नहीं हो कि आप रेत की दीवार साबित हो और बासानी मैच हार गए। देखिए, अब इससे आगे निकलना पड़ेगा। अब हुकूमतों का फैसला है, देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज क्या फैसला करती है। ऑब्वियसली हम उसके साथ खड़े हैं, हम बैक करेंगे उसको, जो भी नहीं, हर फैसला चीज होगा। पे हम साथ खड़े हैं भाई, हमारे जो भी फैसला होगा हम हर चीज पे साथ खड़े हैं, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन कंट्री इस कम्स वक्त फर्स्ट। बिल्कुल कंट्री कम फर्स्ट, बिल्कुल। लेकिन स्पोर्ट्स है, और फिर हम वही कहते हैं कि स्पोर्ट्स को सियासत से हमेशा से अलहदा रखना चाहिए। खिलाड़ियों का क्या रोल है? देखिए, बोर्ड के अलावा खिलाड़ियों का रोल आ जाता है। सही बोर्ड बात। का अच्छा फैसला हाँ नहीं सर, मैंने ब्रेक पे जाना है, अब वापस आएंगे हम, जरा प्लेयर ऑक्शन को लेके बात करेंगे, बेस प्राइसेस आई हैं। मैं चाहूंगा जरा हमारे दोस्त बेस प्राइसेस भी बताएं हमें, क्या बेस प्राइस आई हैं और किस किस तरह से ये ऑक्शन होना है। बड़ी अच्छी वर्कशॉप रही, बड़े खुश हैं तमाम फ्रेंचाइज प्लेयर्स, उनके साथ मुलाकात भी हुई, मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, तमाम फ्रेंचाइज ऑनर्स भी मौजूद थे, टॉप प्लेयर्स को मिलवाया गया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पे भी बात एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, अब जरा पीएसएल पे बात करेंगे, फिर मैं जरा सिलेक्शन पर बात करूंगा। सिलेक्शन पे तो हम जितनी बात करें उतनी कम है, तो इसलिए पहले पीएसएल पे बड़ा लाजमी है बात करना। पहले पीएसएल टीम्स का ऑक्शन हुआ, बड़ा अच्छा हुआ जी, 2 टीम्स आ गई। फिर उस हमें नहीं अंदाजा था कि इस साल ड्राफ्टिंग से ऑक्शन की तरफ जाएंगे, बट क्रेडिट गोज टू पीसीबी और इवन टीम ऑफ मोहसिन नकवी साहब, सलमान नसीर साहब, बड़े अच्छे जीनियस ब्रेन है, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम उन्होंने तैयारी कर रखी थी पहले से कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारा प्लान। उन्होंने फौरन से पूरा डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क निकाला और कहा जी ओके, आप ऑक्शन पे जाना चाहती हैं सारी फ्रेंचाइज, चली जाए। और फिर ऑक्शन के लिए जो बेस प्राइस रखी गई है, इट्स मैसिव। और जो देख रहा है इसको, ये मैं आपको बड़ा फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कई ऐसे प्लेयर्स हैं, आपने स्कॉटलैंड के प्लेयर्स को हमारे शोज में भी देखा, बहुत सारी जगह पर हम बात भी कर रहे हैं खिलाड़ियों से, तो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस बेस प्राइस को देखकर, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ एक तो क्रिकेट चैलेंजिंग है, दूसरा रिस्पेक्ट बहुत देता है पाकिस्तान खिलाड़ियों को, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से खुश खुश जाते हैं। तो वसी ज़रा बेस प्राइस क्या है, कैसे हो रहा है, ज़रा बताएं सर। पीसीबी ने 4 कैटेगरीज का ऐलान किया है, जिसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है, जो टॉप कैटेगरी है, उसमें 4.2 करोड़ बेस प्राइस होगी हर प्लेयर की। उसके ऊपर जितना भी कोई ख़रीदना चाहे, अब इससे पहले मैं ये कह दूं 1.6 मिलियन आपके पास पर्स है, और वो पाकिस्तानी तकरीबन 51 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी उसके अंदर रह के आपने अपने 20 प्लेयर्स का स्क्वाड बनाना है, ठीक है। अब 4.2 करोड़ से स्टार्ट होगा, और फिर ऊपर जहाँ पे भी बिड क्लोज होगी, जो भी आखिरी बंदा होगा बिड करने वाला, वो उसको ख़रीद लेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी जो कैटेगरी है वो 2.2 करोड़ यानी 2 करोड़ और 20 लाख रुपए पे स्टार्ट होगी, और फिर ऐसे ऊपर जाते जाते कोई 3 करोड़ या 3.5 करोड़ या 2 करोड़ 30 लाख, ये डिपेंड करता है कि वो बिडिंग में कितना ऊपर जाता है। फिर जो थर्ड कैटेगरी है वो 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ और 10 लाख से स्टार्ट होगी, और फिर ये ऊपर जाएगी, और जहाँ पे भी जितना भी बिडिंग में वो जाएंगे, हो सकता है कोई बेस प्राइस 1.1 वाला 2 करोड़ में बिक जाए। ये उस प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है और खरीदने वाले के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। दिस इज व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग। इसलिए हम ये कहते थे कि ऑक्शन आना चाहिए, ताकि हमें भी पता हो कि प्लेयर की वैल्यू क्या है। और दूसरी चीज ये है कि अब जिस तरह 4 करोड़ 20 लाख ऐसे स्टार्ट हो रहा है, जी यहाँ से स्टार्ट हो। फिर जो इमर्जिंग या जो सबसे छोटी कैटेगरी है, उसकी जो बेस प्राइस रखी गई है वो 60 लाख रुपए रखी गई है, यानी 60 लाख से ऊपर वो जाएगा। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। इसके अंदर रहते हुए फिर उसके बाद जो रिटेंशंस होंगी वो प्लेयर्स के साथ, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है नाजरीन के लिए। मैं ये कह दूं कि अब लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि बाबर आजम को वो कहते हैं कि मुझे 8 करोड़ रुपए चाहिए फॉर एग्जांपल, और पेशावर ज़ल्मी कहती है कि हम 7 करोड़ में आपको रिटेन करना चाहते हैं। तो बाबर आजम के पास ये हक मौजूद है कि वो टीम से बाहर हो जाएं। आप किसी को भी उसकी मर्जी की कीमत के बगैर रिटेन नहीं कर सकते, ये भी रूल्स के अंदर मौजूद है। बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद ये है कि एक जो डायरेक्ट साइनिंग है, उसमें यह है कि वो डायरेक्ट साइनिंग उस प्लेयर की होगी जो HBL PSL 10 जो लास्ट एडिशन था उसमें नहीं खेला, वो डायरेक्ट साइनिंग होगी। ऐसा नहीं है कि जो 10वां एडिशन खेला है
और उसको आप डायरेक्ट साइन ऐसे पूल नहीं हो प्लेयर्स को तो डायरेक्ट जी, साइनिंग ऐसे। है नहीं ना, ये तो वो प्लेयर्स हैं जिनको आपने लाना है, जैसे मैक्सवेल की बात हो रही है, बाकियों के। अच्छा, टीम से काम शुरू किया, मुझे लगता है ये जो ओजी ग्रुप, ओजेड ग्रुप है, इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, अमेरिका वाले ग्रुप के लिए भी आसान होगा कि वो भी दुनिया भर से, अमेरिका से, जहां से चाहे प्लेयर्स उठा के लेकर आए, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसमें जरा जो बेस प्राइस आप बता रहे थे कि 4 करोड़ 20 लाख से हम स्टार्ट कर लें, फिर इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हो जाएं, एक प्लेयर को रिटेन करें, वो भी उसकी सैलरी स्लैब बढ़ाकर रिटेन करें। अहमद भाई, प्लेयर ऑक्शन, पहले टीम ऑक्शन फिर प्लेयर ऑक्शन, तो बड़ा अच्छा प्लेयर ऑक्शन का मामला, और 11 फरवरी को भी हो जाएगा। मुझे लगता है पीसीबी का होमवर्क बड़ा अच्छा था भाई, पहले से तैयारी पकड़ी हुई थी उन्होंने। देखिए, सबको पर्स जो है ना वो बराबर दिया गया। अब उसमें रहते हुए कौन अच्छी बाइंग करता है, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लिट से उसको मैच विनर्स चाहिए, और वो एक कंपटीशन आपको नजर आएगा, तमाम ओपन बिडिंग है, तो उसमें अच्छी बिड कौन लगाएगा, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। प्लेयर को भी पता चल जाएगा उसकी बात। लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि इनके स्टैट्स रखे होंगे साथ कि ये इस इन कंडीशन में जहां पाकिस्तान में मैचेस होने, पाकिस्तान की पिचेस में, यहाँ पे कौन ज्यादा सूटेबल होगा, कौन मैच विनर हो सकता है। अगर बॉलर की बात की जाए तो कौन इतना इंटेलिजेंट, इतना नैगिंग लाइन और इतनी डिसिप्लिन बॉलिंग। देखिए, बाउंड्रीज लग सकती है, आप एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप जो प्लान आपको दिया गया वो अंदर आप अगर जाके एग्जीक्यूट करें तो फिर आपको, स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बजाय इसके कि प्लान आपको कुछ और दिया गया होगा, आपको एक सिनेरियो पूरा बना के दिया जाता है, जो बैटिंग लाइनअप है उसके पॉजिटिव आपको दिखाए थे, लेकिन जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो आप एक, अगर स्टार्ट ऑफ द ओवर आपको बाउंड्री लग जाती है तो आप पैनिक हो जाते हैं, और फिर उसके बाद से आप तमाम वो जितने प्लान आपको दिए गए होते हैं वो सब भूल के आप एक अजीब से बॉलर बन जाते हैं, जिसको बैट्समैन बासानी अपनी मर्जी से। इसी तरह अगर बैट्समैन की बात की जाए, लेट्स से बॉलर बहुत अच्छी बॉल कर रहा है और वो बॉक डाउन हो रहा है, उसको बताया गया कि अगर आपने बॉक डाउन होना है तो आपने क्या करना है। इंटेलिजेंट क्रिकेट ये है कि आपको सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट करना है। तो ये सारी क्रिकेट की बेसिक कभी भी नहीं चेंज होगी। इन बेसिक को और पाकिस्तान की कंडीशन को देखते हुए वो जो प्लेयर है, देखें, बहुत सारे प्लेयर हैं जिन पे हमें अभी भी अफसोस होता है कि टैलेंट बहुत अच्छा लेकिन फुलफिल नहीं कर पाते। हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हारिस की, बात कर लें साइम अयूब की, बात कर लें। देखिए, नो लुक शॉट की वजह से वो मेंटली एक ऐसा अपने उस मैं कहूँगा उसमें चला गया, शेल में चला गया कि वो उससे निकल नहीं रहा। उसकी मेंटोरिंग, उसकी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है कि भाई, नो लुक शॉट के अलावा भी बहुत सारे शॉट हैं जो आप खेल सकते हैं क्रिकेट में। आपने अपने आप को में ले जाके रख दिया। जिस तरह रिजवान की बात करें, प्रीडोमिनेटली आप लेग साइड को प्रेफर करते हैं, और अगर आपको वहां पे बॉल ना मिले तो आप फिर आपके पास रन बनाने की ऑप्शन नहीं है। सेम इज द केस विद बाबर आजम एज वेल, कि अगर आपको कवर ड्राइव नहीं मिल रही तो आप बैठे हुए कि मैं कैसे रन बनाऊंगा। तो क्रिकेट हैज चेंज, और शॉर्टर फॉर्मेट में आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको रेंज ऑफ शॉट्स बढ़ानी। मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट को आपको मैच करना है। वो क्या है कि हाँ, आपको रिस्क फैक्टर के साथ साथ इंटेलिजेंट क्रिकेट है। ये जो प्लेयर करके दिखा देगा वो मैच विनर होगा। अब जब बॉलर्स की बात करते हैं, अगर आपने हारिस राव को नहीं पिक करना था तो रीजन जो दिया गया उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ। रीजन ये थी कि लास्ट एशिया कप में हारिस राव जो है उन्होंने एक ओवर में 18 रन दे दिए जब 3 ओवर में 30 चाहिए थे, और फिर जब एक ओवर में 10 चाहिए थे उन्होंने 4 ओवर में 10। भाई, उसके बाद अभी बिग बैश, अगर आप करंट फॉर्म को नहीं देखेंगे, बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बेहतरीन स्टैंडर्ड है क्रिकेट का, वहां पे वो हाईएस्ट विकेट टेकर है, उनको आप नहीं ले रहे, और आप बाबर आजम को ले रहे हैं, जिनको उनकी टीम मार्क वो कमेंट्री के दरमियान कह रहा है कि यार मुझे लगता है कि इसको ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि वो स्ट्राइक रेट मैच नहीं कर पा रहा, और ह्यूज को टीम में लेकर आना अच्छा, चाहिए। वैसे एक चीज अहमद भाई, आपने यहाँ पर पीएसएल में खेलते एबी डिविलियर को भी देखा, बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा, क्या आपने खुद कमेंट्री की, कभी कहा ऐसे कि एबी डिविलियर से नहीं खेला जा रहा, डेविड वार्नर से तो बिल्कुल ही नहीं खेला जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, केन विलियमसन इतना सुस्त था कि उसको टीम में नहीं डाला? हमने ऐसा कहा कभी? आपने तो खुद कमेंट्री कर रखी है, मुझे बताएं कभी कहा आपने बड़े बड़े प्लेयर से यहाँ खेला नहीं गया? मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, फैफ डु प्लेसी आया, फ्लॉप होके चला गया, और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आए। हम बड़े वो कहते हैं ना कि वो गिलाफ में लपेट के बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन बड़े ब्लंट हैं, वो टू द पॉइंट कर जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, और यही डिफरेंस है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का और बाकी। लेकिन वो मेरिट की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम फॉरेन प्लेयर है तो हम उसको नहीं भी परफॉर्म कर रहे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, ये लकी हैं कि ये आउट ऑफ फॉर्म होते हुए भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। दुनिया के आप देख लिया आपने, मैं प्रोग्राम जब बिग बैश लीग शुरू हुई थी मैंने कहा था कि ये अगर परफॉर्म नहीं किया तो ये पूरी लीग भी नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा प्लेइंग 11 से। तो इनके लिए आई ओपनर है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए
कि भाई अपनी गेम को इम्प्रूव करें, अगर आप इसी तरह खेलते रहेंगे तो आपको एक्सपोज करके दिखा दिया, आपको अपने मुल्क में ले जाके क्रिकेट खिलवाई उन्होंने, आपकी शॉर्ट कमिंग्स को उन्होंने बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया जब आपके अगेंस्ट खेलेगा तो उन्हें पता है कि आपको मेंटली कहाँ पे डेंट देना है, साइकोलॉजिकली। सेम इज द केस विद शाहीन शाह अफरीदी, 2.4 ओवर में इतने एक्सपेंसिव होते हैं और फिर घुटने की नींद का बहाना करके, या जो भी आप पूछ रहे हैं मुझे क्यों बाहर कर रही है, भाई आप बीमर बॉल कर रहे हैं, आप बॉल आपसे सही नहीं हो रहा, आप पे कौन सा प्रेशर है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले 10 साल से खेल रहे हैं, ये आप जाते साथ वहां के डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं है उनके अगेंस्ट आप देख, जब पाकिस्तानी प्लेयर काउंटी क्रिकेट जाके खेलते थे जिसमें ग्रेट इमरान खान, सरफराज नवाज, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, माजिद खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये जब वहां जाके खेलते थे तो उन टीम्स के लिए ये मैच विनर्स होते थे। सर ये आपका वहां पे बाबर आजम जब भी खेलने गए हैं तो अब्बास वो तो भाई, परेशान ही नहीं हुए। मोहम्मद अब्बास एक ऐसा प्लेयर है जिसने राज करना शुरू कर दिया है काउंटी में, और कोई काउंटी उसको बख्शती नहीं है। मैं खुद इस चीज़ का, आप सबको पता है, अब्बास भाई के साथ बड़े क्लोज भाइयों की तरह था, और वो हमारे हैं भी बड़े शान। अब्बास भाई ने मुझे बताया था लास्ट टाइम के एक, जब वो काउंटी छोड़ रहे थे अपनी, और वो भी उन्होंने को 5-7 साल बाद छोड़ी थी, तो वो छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा भाई 4 काउंटीज पीछे थी, और मुझे ज़ाहिर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे थे, तो मैंने तो जाने दिया। आप सोचें ऐसा प्लेयर जिसको काउंटी हाथ के हाथ ले रही है, पाकिस्तानी बाबर आजम जब भी खेला अहमद भाई तो वहाँ स्कोर किया, फिर ये ऑस्ट्रेलिया जाके बाबर ने तो खैर स्कोर किया है, 250 147 भी किया है। अरसलान, मेरा पॉइंट ये है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, और दूसरे मुल्क में जाके आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, तो आपकी गेम उनके डोमेस्टिक से बहुत ऊपर होती है, तो आपको उनके अगेंस्ट अग्री। आउट बॉक्स करना या उनको आसानी से उनके अगेंस्ट रन बनाना या विकेट लेना, आप एक्स फैक्टर होते हैं, तो वो हमें नहीं नजर आया। बजाय इसके बाबर आजम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, वो इतना स्ट्राइक रेट 102 का स्ट्राइक रेट, रिजवान का भी यही इशू है। वजह क्या है कि क्योंकि हमने इनको, जब ये नहीं परफॉर्म कर रहे थे तो हमने इनको अपनी टीम से बाहर नहीं बिठाया, हम इनको खिलाते रहे कि हम इनके नाम को खिलाते रहे, बाहर नाम नहीं खिलाए जाते, वहां परफॉर्मेंस देखी जाती है। आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको सर पे बिठाएंगे, आप नहीं परफॉर्म कर रहे तो आपको बाहर बिठाएंगे। तो अब भी इनके लिए मैं कहूंगा कि आंख खुल जानी चाहिए इन तमाम प्लेयर्स की। एक वक्त आता है कि आप कहते हैं चलो पता चल गया कि अगर आगे भी हमने खेलना है, क्रिकेट खेलनी है, तो हमें अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा। नहीं चेंज कर, मैं तो इनके लिए ये कहूंगा, इनके लिए बेहतर तो सबसे ये है कि बाबर आजम आप T20 अब सर जो खेली जा मैं रही है वो आपके ना उन पे बात करूंगा जो सिलेक्शन को भी लीड करते हैं और कोचिंग को भी करते हैं। वो तो कहते थे बाबर आजम अभी फिट ही नहीं होते, अब कहते हैं जी चैलेंजिंग कंडीशन। ये मैं अगला पार्ट जो है ना इस सिलेक्शन पे करेंगे हम, तो मैं इस पे आपसे बात करूंगा आकिब जावेद को लेकर। अच्छा, प्लेयर ऑक्शन फाहद क्या देख रहे हैं? क्या बहुत ज़बरदस्त बेस प्राइस भी आई है, 4 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट होता है, आपकी मर्जी ऊपर तक ले जाए। इसी तरह आपने अगर रिटेन करना है तो खिलाड़ी को उसकी अपनी सैलरी देकर उसके मुनासिब पैसों पर उसको रिटेन करना है, फिर आपने डायरेक्ट साइनिंग करनी है, तो बड़ा अच्छा पर्स इन्होंने दे रखा है, पैसे बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है होमवर्क था। जी इस्लाम भाई, क्योंकि ऑब्वियसली जब देखे ना लीग ने ग्रो किया है बेसिकली, कि आपकी जो 2 टीमें इंडल्ट हुई हैं उनकी बेस प्राइस कितनी ऊपर चली गई है। तो जब लीग ग्रो करती है तो ऑब्वियसली प्लेयर्स के भी पैसे बढ़ाने चाहिए, और हमें बड़े पैसे आने हैं, कोई बात नहीं, हम जितने ज्यादा प्लेयर्स को पैसे देंगे और वर्ल्ड के उतने प्लेयर्स अट्रैक्ट होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया को अगर आपने सही टक्कर मारनी है ना क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, तो वो अब आईपीएल और पीएसएल की जंग हुआ करेगी। और आईपीएल का ग्राफ नीचे आ, क्योंकि वहां पे काफी सारी हर साल कोई ना कोई हरकत हो जाती है, आपको पता है, हर साल कोई ना कोई स्कैंडल निकल आता है। वैसे भी सारी दुनिया को पता है कि वो आईपीएल जो है वो 99% तो गैम्बलिंग है, जुआ है सारा। हमारी लीग की रेपुटेशन जो है वो फिर भी काफी बेहतर है, और इसको मजीद बेहतर करना चाहिए, और बेहतर हुई है ये जो 2 टीमें आई हैं। अब अगली जंग जो है ना वो यही है, लीग्स की जंग है। आगे वर्ल्ड कप आ जाया करेगा, फिर वही रोला जो इस टाइम चल रहा है कि जी हम वहां नहीं खेलेंगे, हम कहेंगे हम वहां नहीं खेलेंगे। हम इंडिया को एक चीज की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान और इंडिया की इस जंग के अंदर मुफ्त में इंडिया ने जो है ना वो श्रीलंका और दुबई की मौजें कराई हुई हैं, मुफ्त सही में। बात है। ठीक है, वो तो मुफ्त में बैठ के खा रहे हैं, उनको पता होता है हाँ जी फलाना टूर्नामेंट आ रहा है,
ये इंडिया पाकिस्तान तो नहीं खेलेंगे, ये मैच हमें ही मिलना है। ठीक है, तो ठीक ये है। एक अच्छा मजाक बन गया है वापस हमें बेसिकली। चूंकि पीएसएल, ये पूरा सेशन हमने पीएसएल, ये बताएं इससे जो प्लेयर ऑक्शन है क्या स्टैंडर्ड में भी उसी तरह राइज होगा? दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स भी आप देख रहे हैं आएंगे, और फिर डायरेक्ट साइनिंग वाली बात में मेरा ख्याल है बहुत अट्रैक्शन है। जी बिल्कुल आएंगे। और देखिए ना, पैसे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आईपीएल का जिक्र क्यों किया, आईपीएल खेलने क्यों जाते हैं, फिर बात वहीं आ जाएगी, लेकिन ये बात जरूरी है करनी। आईपीएल खेलने वो इसीलिए सारे बड़े प्लेयर्स वहां जाते हैं, उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो जब हम अच्छे पैसे देना शुरू कर देंगे तो वो हमारी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन वही है कि अब प्लेयरों को भी ये सोचना चाहिए कि जब पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म को भी इनहेंस करना है। वो मैंने पिछली दफा बोला था ना, गाड़ियों का शोरूम नहीं बनना है कि मैं BYD हूं और मैं टक्सन हूं, ये नहीं बनना है। परफॉर्म करना है यहाँ पे। आप गेम के लेवल को अगर आप ऊपर लाओगे तो नेक्स्ट ईयर पैसे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि लीग बढ़ेगी। लीग हमेशा बढ़ती है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट से, कभी भी शक्लों से या बड़े नामों से लीगें ना कम होती हैं ना बढ़ती हैं। लीग बढ़ेगी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट से, अच्छे स्टेडियम से, अच्छे क्राउड से, अच्छे एम्बियंस से, अच्छी पिचेस से। ठीक है, इससे ही लीग बढ़नी है। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स को अब पता होना चाहिए कि यार इस दफा जो PSL 11 होनी है, हमें बहुत मेहनत करनी है। अगर हम 80% या 70% मेहनत कर रहे थे, हमें 100% देना है इस दफा। उसमें प्लेयर्स भी शामिल हों, उसके अंदर आपकी मैनेजमेंट्स भी शामिल हो, टीम ओनर्स भी शामिल हो, और एक तरह, एक पैशन की तरह लें, एक वॉर की तरह लें कि यार इस दफा जो है ना, हमने आईपीएल को बताना है कि हमने क्या लीग करा दी है। अग्रीड। तो अच्छा ये हमारी एक यही चीज इसमें सिचुएशन जरा, है। इसमें ना एक चीज, हमने जिस तरह से प्लेयर ऑक्शन और ये चीजें सामने लाए हैं वैसे, इससे मुझे अंदाजा है कि पीसीबी ने बड़ा जबरदस्त होमवर्क कर रखा था। अच्छा आपने अभी बाकी प्लेयर्स का जिक्र किया, जैसे आपने प्लेयर्स को वहां बैठे देखा, एक तो फ्रेंचाइज ऑनर के साथ टॉप प्लेयर्स, सारे टॉप नॉच प्लेयर्स वहां पर मौजूद होंगे, फिर बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन, बड़े नाम हैं ये। हारिस हमसे बहुत नाराज है लेकिन बड़े नाम है बहरहाल ये सारे लोग। और बाबर आजम ये जब बैठे होंगे, ऑब्वियस है इनको भी समझ आई होगी कि प्लेयर ऑक्शन में अच्छा किया है। मेरा ख्याल है कि प्लेयर ऑक्शन में प्लेयर्स का होना ज़रूरी है ना, उनको भी बताया कि जी ऐसे होगा, ये होगा। मैं इस वॉलेट की बात, आप शुरुआत ही 4 करोड़ 20 से करते हो उस कैटेगरी की, अब आप अंदाज़ा करें कि 10 करोड़ 8 करोड़ 12 करोड़ तक भी जाएगी। देखिए बात ये है ना, ये जो 50-51 करोड़, तकरीबन 51 करोड़ पाकिस्तानी रुपये बनते हैं जो पर्स है प्लेयर्स के पास। अच्छा ये भी बताएं ये पर्स क्यों है? देखिए इसके अंदर आप मुझे बताएं, रिटेन कैटेगरी तो नहीं ना, ये सारे प्लेयर ऑक्शन का पर्स है ना, बाकी रिटेन या वो डायरेक्ट साइनिंग वो अलग होगा? नहीं 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 नहीं, वो सारा भी इसी के अंदर होगा। आपने 20 कम से कम 16 प्लेयर्स, ज्यादा से ज्यादा 20 प्लेयर्स का जो स्क्वाड आपने बनाना है वो इसी पर्स के अंदर रह के बनाना है। ये इंटरेस्टिंग इसीलिए, अब देखें आप, लाहौर कलंदर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो शाहीन अफरीदी पे इन्वेस्ट करेगा, बाबर पे इन्वेस्ट करेगा, एक एक प्लेयर, और ये जैसे सिकंदर रजा भट्ट हैं उनको लाहौर कलंदर उठाएगा, कराची भी इस तरह सोच रहा होगा। ये जब टीम्स बन जाएंगी, इन जो 2 बड़े प्लेयर्स होंगे वो 18-20 करोड़ तक आपको मिलेंगे एवरेज पे। फिर आगे जो 31 करोड़ रुपया तकरीबन बनता है, उसके अंदर आप रहकर पूरी टीम बनाओगे। अब ये नहीं है कि हर प्लेयर का ही 4 करोड़ है, उनमें कैटेगरीज हैं। जिस तरह मैंने बताया, कोई है 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख से शुरू हो रहा है, एक है जो 1 करोड़ 10 लाख से शुरू हो रहा है, एक कैटेगरी है जो 60 लाख से शुरू हो रही है। तो उसके अंदर रहकर अब देखें, पैसा तो जो भी आ रहा है उसके पास, अगर हम उन्हें खुला छोड़ दें तो शायद वो एक प्लेयर पे 51 करोड़ भी लगा ये भी मामला है ना, वो लेकिन आउट ऑफ आपने कंट्रोल नहीं करना। जी बिल्कुल। और उसमें इंटरेस्टिंग एक और जो चीज होगी, जो अब गिला खत्म हो जाएगा फ्रेंचाइजेस का। अली तरीन साहब का भी था, और कई बार मतलब कुछ मौक़ों पे मैंने पेशावर ज़ल्मी के ओनर और लाहौर कलंदर्स के ओनर को भी ये बात करते सुना था कि फलां प्लेयर हमारी मर्जी का होता था लेकिन वो दूसरे की बारी में आ जाता था तो वो पिक कर लेता था। हाँ बिल्कुल ऐसा, ठीक है, लेकिन अब इस बार नहीं है, आप पैसे बढ़ाते जाएं। उन्होंने कहा ना पीसीबी ने लेवल प्लेइंग फील्ड ये भाई, चीज जो तो चाहे ऐसा ये सबसे बड़ी चीज है कि कल को कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मैं तो लेना चाहता था लेकिन मुझे लेने नहीं दिया गया। आप पैसा इन्वेस्ट करें, आप ले लें। तो ये चीज़ें, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ जो बाबर आजम पे बात हो रही थी, उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया,
आई नो दैट, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स है ना, कैलकुलेशन करें तो जिस टाइम बिग बैश का फाइनल जारी था उस वक्त मोहसिन नकवी प्लेयर्स से मुलाकात कर रहे थे। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया से आते हो तो 18 घंटे की आपकी फ़्लाइट होती है, 14 से 18 घंटे, अगर वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट हो। आपकी नहीं होती डायरेक्ट फ़्लाइट, आपको दुबई में उतरना पड़ता है, वहाँ पे 2 घंटे लगाने पड़ते हैं, फिर जेट लैग होता है ऑस्ट्रेलिया का, और हमारा टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो ये जो मतलब हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा तनकीद इस पे कर रहे हैं, मार्क वॉ ने बात की वो अलग बात है, लेकिन आप जब बाबर आजम को वापस बुलाया गया वो प्योरली बिकॉज ऑफ द नेशनल कैंप बुलाया गया है, वो तो पता है हमें, वो तो नजर आ रहा है ये चीज़ है। लेकिन कई तज्जियाकार इस बात पे ये करते हैं कि वो तो ड्रॉप होने वाले थे, वो तो उन्हें तो चैलेंजर जो मैच था वो गलत बात है, वो तो गलत बात है। ये चीज़ है, इसको मैं क्लियर इसलिए करना चाहता था। एक चीज़ समझें, मैं इससे बाहर बहुत सारों को निकालूंगा जो हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, बड़ी इसकी गहराई। मैं अहमद भाई चाहूंगा इस पर एक कमेंट भी कर दें। बाबर आजम को लेकर अभी फिलवक्त ना आपके पास इस स्टेटस का प्लेयर ना तो डोमेस्टिक में कोई मौजूद है और ना आपकी इंटरनेशनल जो खेली जा रही है उसमें कोई मौजूद है। ठीक है, अब हमारे उसको अगर रिप्लेस करना है तो बाबर आजम रिप्लेस अगर आप करें, इस वक्त मैं जो पोजीशन की बात कर रहा हूँ, या तो बाबर आजम को आप रिप्लेस कर दें, कुछ सचिन तेंदुलकर ले हैं तो बाबर को रिप्लेस कर दें, या रिकी पॉन्टिंग ले हैं तो बाबर को रिप्लेस कर दें, या स्मिथ ले हैं चलें, या डेविड वार्नर ले हैं आप तो बाबर को रिप्लेस कर दें। फिलहाल तो बाबर की रिप्लेसमेंट बाबर ही है, हमारे पास डोमेस्टिक में भी कोई नहीं है। अभी तक हमने माज सदाकत को, समद को, नाफे को, इनको प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, हत्ता कि हमने तो हसन नवाज तक को टेस्ट नहीं किया। अहमद भाई यही चीज़ तो ड्रॉप वाली बात तो मेरा ख्याल है बड़ी मजाक खेज है। बाबर को भी ड्रॉप अब करते अलग बात है, लेकिन बाबर को ड्रॉप करने की बजाय ये बात ठीक थी कि उसको आप सिलेक्शन में कह रहे थे नहीं भाई म्यार पे उतरता, वो भी आप नहीं कह पाते क्योंकि आपके पास है ही नहीं कोई इसकी रिप्लेसमेंट। देखिए अरसलान, आप ड्रॉप करने को माने या ना माने, देखें जो ऑस्ट्रेलियंस चाहते हैं वो करते हैं, वो बिल्कुल शर्माते नहीं है उसमें, और उन्होंने बिल्कुल ड्रॉप किया, उनकी स्टेटमेंट भी आ रही है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कह रहे हैं कि वापस बुलाया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिग बैश लीग से पहले कहा था कि जो प्लेयर खेल रहे हैं वो पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे। तो अब बाबर आजम को बुलाने की बात कहाँ से आ गई बीच में से? बाबर आजम नहीं डिलीवर कर रहे थे तो बस ये स्टेटमेंट इस तरह की दे दी गई कि मामले को दबा भी दिया गया और कहा कि बाबर आजम को बोर्ड ने बुलाया गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने जो सिडनी सिक्सर्स है उसने ड्रॉप किया बाबर आजम को और उन्होंने फाइनल नहीं खिलाया। इससे जो भी इख्तलाफ करे मुझे इससे कोई नहीं, लेकिन जब हम पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के, जैसे आपने कहा डेविड वार्नर नहीं है, स्टीवन स्मिथ नहीं है, नहीं है हमारे पास। और हमने जिनको चांस दिया, मोहम्मद हारिस को चांस दिया और बहुत सारे ओपनर्स को चांस दिया। अच्छा अहमद भाई, एक ब्रेक के बाद मैं ये सिलेक्शन पे आप लोगों से बात कर लेता हूँ, क्योंकि आखिरी हिस्सा हम सारा सिलेक्शन पे रखेंगे। आकिब जावेद ये कह रहे हैं जी कि चैलेंजिंग कंडीशंस में बाबर आजम का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम हो, क्रिकेट हो, पूरी नहीं हो रही बाबर के बगैर, तो चैलेंजिंग कंडीशंस में उनका होना ज़रूरी है। तो एशिया कप में क्या चैलेंजिंग कंडीशंस नहीं थी? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अब आएंगे जी सिलेक्शन को लेकर 15 रुकनी स्क्वाड। अहमद भाई आप बात कर रहे थे, आकिब जावेद को क्या उस टाइम नज़र नहीं आया जब एशिया कप था, या अब को मामला अलग है? मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे चैलेंजिंग कंडीशंस में, भाई बाबर आजम का होना ज़रूरी है, हमें भी पता है ज़रूरी है, लेकिन ये चैलेंजिंग कंडीशंस एशिया कप में आपने देख ली। हसन नवाज को अहम मैच में हम बाहर कर दिया, फिर उसको टीम से ही बाहर कर दिया। जनरेशनल टैलेंट अब घर पे बैठा हुआ है, वो बिल्कुल ही जनरेशनल टैलेंट हो गया। अब समझ ही नहीं आ रही बाबर आजम अब चैलेंजिंग कंडीशन में कैसे जरूरी हो गए जब पहले नहीं। आसान, मुझे अफसोस पता क्या होता है, पाकिस्तान की थ्रू आउट हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना, फॉर्मर क्रिकेटर्स होते हैं। अच्छा, फॉर्मर क्रिकेटर्स को हम कहते हैं कि यार इनको क्रिकेट की बड़ी समझ बूझ है। जब हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात करते हैं तो इनसे जब गलत फैसले हो रहे होते हैं या तो इनके हाथ बंधे हुए होते हैं, तो इनमें इतने गट्स नहीं है कि खुल के कहेंगे किस मजबूरी के बिना पे हमने इस बड़े प्लेयर को टीम में लाया, बेशक उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब्दुल्ला शफीक 3-0 करते हैं लेकिन फिर पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। हसन अली पुअर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, आपको T20 वर्ल्ड कप हरवा दिया, कैच ड्रॉप किया, या उससे पहले बॉलिंग बहुत बेकार की, लेकिन वो जब भी कोई मेगा इवेंट होता है इसलिए आ जाते हैं कि हसन अली के पास इंटरनेशनल इवेंट्स का एक्सपोजर है, तो उनको जनाब वापस लेकर आ जाते हैं। फहीम अशरफ को मुबारकबाद दें, पहली बार T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब मेंटली आप ये देखें, जो सिलेक्टर्स हैं वो सही फैसला नहीं कर पाते साबिक क्रिकेटर होने के बावजूद, फिर आप उनसे अब और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब अगर वो अभी ये जो सेट ऑफ सिलेक्टर्स हैं, ये अगर इस वक्त इसके मेंबर ना होते तो किसी ना किसी टीवी चैनल पे बैठ के और वो निशानदेही कर रहे होते
जो अब ये खुद कर रहे हैं। समझ आ गई बात कि अब आप वही दोहरा रहे हैं, और जब आप आप इसकी निशान भाई, अब आपके पास इख्तियार है, अब आप सही फैसला करके तो दो। मेरिट पे तो मत खिलाओ बाबर आजम को, मत खिलाओ शाहीन शाह अफरीदी को, नहीं चाहिए बड़े नाम। हमें मैच विनर्स चाहिए, हमें जमान खान चाहिए, हमें अब्दुल समद चाहिए, हमें मतलब एक के बाद एक बॉलर पड़ा हुआ है, उनको कब मौका दोगे? मतलब यही बड़े खेलते रहेंगे और वो बेचारे इसी तरह सी ग्रेड डी ग्रेड खेलकर उनका वक्त पूरा हो जाएगा और टीम से बाहर या रिटायर हो जाएंगे अपने क्रिकेट करियर। वो सुपर सिक्सेस खेलेंगे सर, वो सुपर सिक्सेस। कंपटीशन यही है कि आप रोटेशन करते रहें और पाकिस्तान का सोचें कि जो मैच विनर होगा वो जरूर पाकिस्तान के लिए खेलेगा। हाँ, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, जिसका नी इंजरी है या उसकी फॉर्म नहीं है, उसकी फिटनेस नहीं है, अब मुझे अफसोस क्या होता है, फास्ट बॉलर की मैं हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि बीइंग ए फास्ट बॉलर यार 4 ओवर तो आपने करवाने हैं, और वो भी स्प्लिट है इनटू 2 ओवर्स। 2 ओवर अगर आप सही स्पेल, सही जान के साथ नहीं करते, अपने ब्रेन को यूज नहीं करते, तो फिर आप किस चीज के बॉलर हो यार। और इस तरह बैट्समैन की बात की जाए तो T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट आइडियली सूट करती है बैट्समैन को। तमाम रूल्स जो है वो बैट्समैन को सूट करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन पिचेस जो है वो आपके लिए बैटिंग फ्रेंडली बना दिए, और अब भी आप रन ना बनाए तो फिर आप कौन से बैट्समैन है? तो ये सारी चीजें जब आप ही के फेवर में सारी कुछ हो रही है और उसके बाद भी आप ना डिलीवर करें, तो सवाल ये निशान है। फिर आपको टीम से बाहर करके आपकी जगह उन यंगस्टर्स को मौका दें जो 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 अभी। सर अब तो कहाँ देंगे, अब तो अच्छा हारिस रऊफ को ड्रॉप किया, उस पर खुश नहीं हुए अहमद भाई आप? मुझे लगता है हारिस रऊफ पे आप खुश नहीं हुए। एशिया कप की आपने परफॉर्मेंस की बात कर दी, करंट परफॉर्मेंस की बात करें ना। करंटली बिग बैश लीग में हाईएस्ट विकेट टेकर है ऑस्ट्रेलिया में। लास्ट सीरीज जब आप ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीते तो हारिस रऊफ मैन ऑफ द सीरीज था। तो मतलब आप एक एशिया कप की परफॉर्मेंस उठा के उसको बाहर कर रहे हैं, जो करंट फॉर्म है उसकी। तो इस पर मतलब ये एडजस्टमेंट्स हो रही हैं फहद, जो अभी अभी अहमद भाई कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा नहीं, चैलेंजिंग अहमद भाई, कंडीशन में बाबर आजम जरूरी है, पहले नहीं था। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अहमद भाई का बड़ा उन्होंने अच्छा तज्जिया किया है, मुझे बड़ा मजा आया है। लेकिन ये लास्ट वाली जो बात अहमद भाई कर रहे हैं ना, मैं इसे थोड़ा सा डिफर करूंगा। वो इसलिए कि अहमद भाई आप देखें ना कि ऑस्ट्रेलियन जो पिचेस है वो उनका बड़ा हेल्पिंग हैंड है। कोलंबो के अंदर जो है वो हारिस को वो हेल्प नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलियन बिग बैश में हारिस काफी सारे सालों से खेल रहा है और वो मतलब उनके कल्चर के साथ मिक्स हुआ है। हाँ, मुझे इस पे एडजस्टेड है। सिर्फ मुझे मुझे इस पे एक सवाल करना है। ये कोई एंकर, कोई भाई मुझे सिर्फ ये पता करा के दे दे कि हारिस बॉल करके गिरता क्यों है। मुझे नहीं आज तक समझ आ पा रही। उस दिन मैंने मैच देखे, आप यकीन करें कि 3 कंसेक्यूटिव बॉल्स पे वो बंदा बॉल करा के गिर रहा है। यार उसकी इस चीज को आप दुनिया कुछ में कह रहे हैं, किसी कुछ को जवाब कर दे रहे हैं, सके। फहद 1 मिनट दें। जी अहमद भाई। इसका जवाब देखिए, हारिस रऊफ का जो रनअप है ना, वो आपको टोटली डिफरेंट नजर आता है कि वो जी, एकदम से एक्सेलरेट करेगा। और जब आप बॉडी को पीछे से रनअप से लेकर एकदम से एक्सेलरेट करेंगे, और आज आप पिच पे जंप करते हैं, पिच पे जब आपका फ्रंट फुट लैंड करता है तो वो फोर्स जी। जो आ रही होती है वो आपको स्टेबल नहीं रहने देती। आप एक माइकल होल्डिंग का रनअप देख लें, बड़ा स्मूथ, जिसको कहते हैं ना कि पता ही नहीं चलता अहमद था भाई, अंपायर के। मैंने जो है ना दुनिया मैंने क्या कहते हैं, थॉमसन, बॉब विलर्स, माइकल होल्डिंग, मार्शल, इनसे अच्छे रनअप, वकार यूनस, मतलब ये जबरदस्त रनअप्स थे। कभी ये लोग गिरे आज तक? चलो इक्का दुक्का हो जाता है, मतलब उस बंदे की हैबिट ही बन गई है। बड़ा बुरा लगता है यार। हाँ, आपकी वो बॉडी इतना बड़ा कंट्रोल नहीं बॉलर आती। है। अच्छा छोड़े, वो वो नहीं है भाई, वो नहीं है। अब 15 रुकनी स्क्वाड ओके है, क्या कहेंगे 15 रुकनी स्क्वाड पर फहद? सर अब 15 रुकनी अनाउंस हो गया है। अब एक चीज अनाउंस हो जाए ना तो उसके अंदर आप क्या बात करोगे या क्या चीजें करोगे? बस आप दुआ ही कर सकते हैं कि बस अच्छा खेलें और टीम को जिताएं। और एक खबर मैं बार बार पढ़ रहा हूं कि जी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इंडिया वाला मैच ना खेलें। भाई अगर हम इंडिया वाला मैच ना खेलेंगे तो वो लोग शोर मचाएंगे कि ये हम भाग गए। ये स्पिरिट सर, ऑफ ये खबर मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। छोड़ें इसको, हम अलग बात करेंगे इस पे। हम कल का प्रोग्राम रखेंगे पूरा डिटेल। आज पहले जरा, चूंकि हमारा 15 रुकनी स्क्वाड, मुझे ये बताएं कुछ चीज़ें मिसिंग हैं वसी। ये हम देखते हैं कि हमारे पास, अब मास की बात कर लें, समद की बात, इनको अच्छा मास को तो ट्राई भी नहीं किया हमने, लेकिन अब्बास आफरीदी
मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है उसके साथ। अहमद दानियाल आपके पास अच्छा, और उसको तो टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। अहमद दानियाल बॉलर है भाई, ले जाएं। जैसे आपने सलमान मिर्जा को डायरेक्ट खिला दिया था, उसको कौन सा ए शे में या पहले टेस्ट करके लाए थे। तो इसी तरह महाज बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, रख लेते। ख्वाजा नाफे को भी तो डायरेक्ट दिया इंटरनेशनल मैच, उसने भी प्रूव किया वो अच्छा लड़का, ठीक है खेल सकता है। अब हमारे पास कीपर रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमने वादे का प्लेयर है उस्मान खान, उसको तो हमने हिलाना ही नहीं ना, वादा जो हो गया है। तो अब वो एक वर्ल्ड कप भी खेल गया, अगला भी खेल रहा है, क्या करेंगे हम, कैसे चलेंगे? कीपर भी उस स्टैंडर्ड का नहीं है। इजाजत दीजिएगा आप मुझे कुछ जा रहे हैं बातें क्या? करने की। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कुछ बातें अच्छा, करने की। हमारे कप्तान ने कहा था कि अगर हसन नवाज और मोहम्मद हारिस मेरी कप्तानी में मैच विनर्स ना बने तो ये मेरा कैप्टेंसी फेलियर होगा। वाह, ऑन द रिकॉर्ड ये बात है। अग्रीड। कहाँ पे हैं वो दोनों? मुझे स्क्वाड में नहीं, मैं कल दोबारा 2-3 बार मैंने देखा, फिर मैंने आपसे भी शायद पूछा था कि ऐसा ही वो है। क्यों नहीं है, तो आपने कहा नहीं है। तो मुझे ये लगा कि हमारा कप्तान एज अ कैप्टन फेल हो गया। उनकी अपनी परफॉर्मेंस, कल मैं हमारे एक बहुत जय्यद क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनको एक जगह पे सुन रहा था कि सलमान अली आगा तो पिछले बहुत सारे मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो एक इनिंग थी, दैट्स इट। उसके अलावा उनका करियर स्ट्राइक रेट आपके बाबर आजम, आपके सब प्लेयर से कम है। 110-12 का स्ट्राइक रेट है आपके कप्तान का, माशाल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप बात करते हैं कि स्क्वाड की, स्क्वाड इन्होंने ऐसा बनाया सर कि इनको जो 11 सिलेक्ट करना है ना, उसमें कोई मसला ना। उस्मान तारिक को बाहर बिठा देंगे, ख्वाजा नाफे को बाहर बिठा देंगे, सलमान मिर्जा को बाहर बिठा देंगे, और फ़हीम अशरफ या अबरार में से एक को बाहर बिठाएंगे, 11 खेलेंगे, सिलेक्शन कमेटी आराम से वहाँ पे कॉफ़ीज़ पिएगी, ऐसे बैठ के जैसे मैं बैठा हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगी। इन्होंने अपने सर से उतारा है कि अगर आप मुझे अच्छे बताएं, बाबर अगर पहले उन कंडीशंस का खिलाड़ी नहीं था, अब कैसे चैलेंजिंग कंडीशंस का खिलाड़ी होगा? मैं उस पर आ रहा हूँ। फिर आपने उस्मान तारिक को लेके जाना था श्रीलंका वर्ल्ड कप के लिए, अकल के अंदो आपने श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचेस क्यों नहीं खिलाए उसे? नहीं खिलाए। ये फिर आप करंट फॉर्म की बात करते हो, आपके कोच ने, आपके कप्तान ने, सलमान मिर्जा को नहीं आखिरी मैच खिलाया जो विकेट्स ले रहा था। ठीक है, फिर आप एक और चीज जो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि आपका कोच और कप्तान कह रहा है कि पिछले कुछ अरसे से जो बंदा क्रिकेट नहीं खेला वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होगा। शादाब खान को आप ले आए, सलमान मिर्जा को आप ले आए, ख्वाजा नाफे जो एक T20 इंटरनेशनल खेला हुआ है, बाबर भी नहीं खेला था भाई पहले, मतलब अभी जाके वैसे ही बात खेले हैं बस। ठीक है, तो आप क्या आपकी जो सिलेक्शन है, फिर वही अहमद भाई वाली बात है कि आप खुद टीम सिलेक्ट कर ही नहीं रहे। मुझे कल खुशी एक बात की हुई कि कम से कम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कोई 3 बंदे हमें नजर आए कि आके उन्होंने टीम सिलेक्शन का हमें बताया कि ये बंदे सिलेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले तो हमें सोशल मीडिया पर टीम आ जाती थी और हम कहते थे ठीक है जी वाह वाह टीम आ गई, और वो जाते थे, फिर हम एशिया कप में जाते थे। सर हमें इतना बड़ा चैप्टर है, एक इंडिया से कल इस पे बड़ी डिटेल, क्योंकि सिलेक्शन इतना बड़ा चैप्टर है और आपके जिन कंडीशंस में आप खेलने जा रहे हैं वो कंडीशंस खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आपकी टीम और उन कंडीशंस को हम आहंग होना, सुफियान मुकीम बेचारा ना किसी वजह से, और कोई पता नहीं है वो क्यों बाहर है। उसीलिए है कि आपने 11 वही खिलाने, जो शादाब खान परफॉर्मेंस करे ना करे वो खेलेगा। बहुत शुक्रिया वसी, थैंक यू सो मच। फहद याकत आपका शुक्रिया। अहमद सिद्दीकी साहब थैंक यू सो मच। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।